Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will speak about the 14th video of the mock test series of the UPSC preliminary examination. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में रहेगी. Which of the followings are the component of the human immune system? एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पर्सपेक्टिव दिए हैं जैसे कल की वीडियो में मैंने दिया हुआ था. इस पर्सपेक्टिव को पढ़ने के बाद या हिंदी में परिप्रेक्ष्य बोलते हैं उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको सिलेबस में स्क्रूटनाइज करना है. कंसाइज स्टडी ही बेटर है यूपीएससी के लिए या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए. क्या पढ़ना है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. वो ज़रूर पढ़ना है पर्सपेक्टिव. उसको मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है. Which of the following are the component of the human immune system? First है white blood cells, antibodies, spleen, lymphatic system, bone marrow. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. बी है फर्स्ट एंड फोर्थ. सी है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ. और डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. और फ्रेंड्स, जैसे आप मान लो बीच में अटैम्प्ट करते हो तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके भी अटैम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो पॉज करके हिंदी में भी पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में डाला हुआ है. इसका करेक्ट आंसर डी है. इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द सेल्स एंड प्रोटीन्स दैट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन. किसका? नेटवर्क ऑफ द सेल्स, बॉडी सेल्स की बनी होती है, एंड प्रोटीन. सेल्स एंड प्रोटीन का एक नेटवर्क है, तो इकट्ठा हो गया दैट डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट में आते हैं. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. वाइट ब्लड सेल्स आर द की प्लेयर इन इम्यून सिस्टम. हमारी जो रोगरोधक अक्षमता बोलते हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स बहुत बड़ा रोल, एक ओडिल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं. दे आर मेड इन द बोन मैरो एंड द कार्डिनल रोल आर द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. ये क्या है? मेड इन दी बोन मैरो और दी पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं. बोन मैरो में बनते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं. वाइट ब्लड सेल्स मूव थ्रू द ब्लड एंड टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी. तो ये ट्रेवल कैसे करते हैं? ब्लड से ट्रेवल करते हैं या टिश्यू से थ्रू आउट द बॉडी. तो ये भी वन लाइन क्वेश्चन आ सकता है कि वाइट ब्लड सेल कैसे मूव करते हैं. लुकिंग फॉर द फॉरेन इन्वेडर माइक्रोब्स बोलते हैं जिनको, सच एज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड द फंगी. When they find them, they launch an immune attack. उनके साथ अटैक करते हैं. तो यही है कि अपने ब्लड्स के थ्रू, टिश्यू के थ्रू जाके घूमते हैं, वाइट ब्लड सेल ढूंढते हैं कहाँ पे माइक्रोब्स हैं, उसके साथ अटैक करते हैं. इसको ही हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है वाइट ब्लड सेल से. ये बोन मैरो में होते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं. देखो वन ऑप्शन से कितने आपके क्वेश्चन बन गए. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. एंटीबॉडीज आर ए कंपोनेंट ऑफ द आवर इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडीज कंपोनेंट रहते हैं. दे हेल्प द बॉडी टू फाइट माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स, poisons they produce. They do by recognize substance called the antigen. जो मान लो सब्सटेंस को एंटीजन होते हैं जो आपकी बॉडी में अटैक करते हैं. एंड ऑन द सरफेस ऑफ द माइक्रोब एंड द केमिकल इन दे प्रोड्यूस. केमिकल जो प्रोड्यूस करते हैं पॉइजन बोलते हैं, उनको अटैक करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. द स्प्लीन इज ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम. इट इज ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन. ब्लड को फिल्टर करता है स्प्लीन, प्लीहा बोलते हैं इसको. दैट रिमूव्स माइक्रोब्स एंड डिस्ट्रॉय ऑल एंड डैमेज रेड सेल ब्लड सेल्स. जो डैमेज रेड ब्लड सेल्स हो गए उनको रिमूव करता है. इट आल्सो मेक्स डिजीज फाइटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. द लिम्फेटिक सिस्टम इज ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम. इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ द डेलिकेट ट्यूब्स थ्रू आउट द बॉडी. लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? डेलिकेट मतलब कोई नरम सी ट्यूब रहती हैं, बिल्कुल फ्रेजाइल होती हैं, जो इट हेल्प्स द बॉडी इन डीलिंग विद द फॉरेन माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया. It consists of the lymph nodes, lymph vessels, lymphocytes. Fifth correct है. Bone marrow is a component of the human immune system.
इट इज़ ए स्पॉन्जी टिश्यू फाउंड इनसाइड द बोन्स। बोन्स के अंदर एक स्पॉन्जी, जैसे मान लो जिसको प्रेस करते हैं वापस ही रिगेन शेप कर लेता है, उसको टिश्यू के अंदर टिश्यू है ये, बोन्स के अंदर मिलता है। इट प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स, इट द वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स, तीनों देता है ये। ऑल द ब्लड कंपोनेंट्स प्ले वाइटल रोल या पिवोटल रोल इन फाइटिंग इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत बड़ा रोल करता है। वाइटल इंपॉर्टेंट होता है, इसको पिवोटल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही जब मान लो आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है कोई भी एग्जामिनेशन में, यहीं से कवर हो जाएगा। एंटीनोम्स सिनोम्स भी बहुत आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं थोरो स्टडी करवा रहा हूँ, अगर आप इसको साथ साथ फॉलो करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस पक्का बूस्ट होगा, आप करोगे कुछ ना कुछ लाइफ में। ये पर्सपेक्टिव है जिसमें ऐसे बताया हुआ है कि कैसे कौन से कंसेप्ट न्यूज़ में थे, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही अटेम्प्ट करना है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Consider the following statements with reference to the term Collab CAD, which was recently in the news. It aims to provide a platform to the students of the Atal Tinkering Lab across the country to create and modify 3D designs. It is an initiative of the Federation of the Indian Chambers of the Commerce and Industry. It is available in the both stand alone and client server mode, दोनों में रहती है। क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। रिसेंटली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एंड द CBSE जॉइंटली लॉन्च द कोलैब कैड सॉफ्टवेयर इन द जनवरी 2021। 2021 में एक सॉफ्टवेयर आया जो CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से मिलकर बनाया। कोलैब कैड नाम है उसका। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द एम ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज टू प्रोवाइड ए गुड प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स ऑफ द अटल टिंकरिंग लैब अक्रॉस द कंट्री। अटल टिंकरिंग लैब जो एक प्रोजेक्ट चला हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, उनकी क्या है, एक साइंस को डेवलप करने के लिए बात है, उनके लिए गुड प्लेटफॉर्म है। विद द सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टूडेंट अटल टिंकरिंग लैब्स विल बी एबल टू क्रिएट मॉडिफाइड 3D डिजाइन विद द फ्री फ्लो ऑफ द क्रिएटिविटी, मतलब फ्लो क्रिएटिविटी जो उनके ज्ञान का फ्री फ्लो होगा। इट विल एनेबल स्टूडेंट टू क्रिएट डाटा अक्रॉस द नेटवर्क, असेस द सेम डिजाइन डाटा फॉर द स्टोरेज एंड विजुअलाइजेशन। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टोरेज के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए 3D प्रोजेक्ट है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स और CBSE का। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने चालू किया था ये, अटल इनोवेशन मिशन चालू नहीं किया था, नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जॉइंटली लॉन्च कोलैब कैड इन द अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL स्कूल बोलते हैं, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन द क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग 3D डिजाइन। Thus, it is the initiative of the Niti Aayog and National Informatics Center. Later, NIC also collaborated with the CBSE Federation of the Indian Chambers of the Commerce and Industry not involved. तो फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इन्वॉल्व नहीं था। ये क्या फेडरेशन ऑफ द कॉमर्स क्या होता है? जैसे क्या होता है, कुछ मान लो टाटा बिरला या बड़े बड़े अंबानी अडानी पहले ही ये 80 के आसपास की बात है, तब इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही थी, तो इन्होंने बंदे ने कि अपना फेडरेशन बना लिया कि भाई हम जो बिजनेस टाइकून है वो मिलके देश को डेवलप करेंगे, आदमियों की लेबर की डबल इनकम कर देंगे, ऐसे ही ये फेडरेशन और कुछ नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द लाइनक्स एंड OS प्लेटफॉर्म। तो लाइनक्स एंड OS प्लेटफॉर्म पे ये रन करता है एंड इट इज़ अवेलेबल इन द बोथ स्टैंड अलोन एंड क्लाइंट सर्वर मोड। जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है उनको पता होगा कि स्टैंड अलोन क्या होता है और क्लाइंट सर्वर मोड क्या होता है। ये पर्सपेक्टिव दिया है, इसको भी ज़रूर पढ़ना अगर आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, which of the following correctly describe the provisioning coverage ratio? A है the percentage of the funds of a bank has to keep aside balance to the loan losses due to bad assets. The proportion of the loans of a bank will waive off for a non-performing assets. Proportion मतलब जो लोन बैंक का है will waive off छूट कर देगा non-performing assets NPA के लिए. The amount of the liquid funds of a bank must keep with the central bank in a year. The quantity of the assets that is taken as a guarantee while sanctioning a loan. इसका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका ए स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो PCR इम्प्लाइज दी, उसको क्या अर्थ निकलता है, इम्प्लाइज द रेशियो ऑफ प्रोविजनिंग टू ग्रोस NPA।
एनपी होता है नॉन परफॉर्मिंग सेट्स, जो मान लो बैंक ने ब्याज पे पैसा दे रखा है और वो वापस नहीं आ रहा, वो एनपीए बन जाता है। पहले तो बैड लोन में बना देते हैं, फिर 90 डे तक नहीं आता तो उसको एनपीए बना देते हैं। इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द फंड ए बैंक हैज़ टू कीप असाइड टू कवर लॉसेस। तो बैंक को पैसा रखना चाहिए, अगर लॉस हो जाएगा तो ऐसे उसको ही हम पीसीआर बोलते हैं, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। ये पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, इसको आपको ज़रूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे कोई समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं और पॉज करके भी आराम से हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। विद रेफरेंस टू द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म है बिम्स्टेक की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a regional organization comprising 7 member state lying in the littoral होता है मतलब बाउंड्री पे, जैसे पानी के बिल्कुल पास में, and the adjacent area of the Bay of Bengal. Nepal and Bhutan among the member state. It provides help to increase socio-economic growth to the member country. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट ओनली, सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका सोल्यूशन सी है। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ द बिम्स्टेक, मतलब इसका बिम्स्टेक बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 7 नेशन ऑफ द साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। 7 देश कौन कौन से हैं? इट्स कंसिस्ट 7 मेंबर स्टेट्स, 5 डिराइविंग फ्रॉम द साउथ एशिया इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, 2 फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग म्यांमार एंड थाईलैंड। साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड है। और इसमें क्या इंडिया के बाउंड्री में है, इंडिया है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। बिम्स्टेक क्या है? इज ए सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग विद द 6 सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज फॉर द सेक्टोरल कोऑपरेशन इन द लेट 1997। तो हमें इस एक क्वेश्चन से बिम्स्टेक के बारे में फुल पता चल गया कि 1997 में आया था। 7 कंट्री हैं, क्या 6 चीज़ों में काम करते हैं, फिशरीज़ में, टूरिज्म में, ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में। तो एम्ब्रेस 9 मोर सेक्टर्स, और 9 सेक्टरों को भी इंक्लूड कर दिया, विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, क्लाइमेट चेंज 2008 में भी ये इंक्लूड कर लिया गया था। तो यही हमें फुल एक क्वेश्चन से हमें होलिस्टिक अप्रोच पता चलता है कैसे याद करना है, ये पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is or are correct with reference to the prepaid payment instrument (PPI)? First है they facilitate the payment for the entire transaction in a month at the end of that particular month. ये क्या फैसिलिटेट करते हैं, सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, पेमेंट फॉर द एंटायर ट्रांजेक्शन इन ए मंथ एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर मंथ। दे आर इशूड बाय द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ए पीपीआई विद नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर ए कंजिक्यूटिव पीरियड ऑफ 1 ईयर इज मेड इनएक्टिव। अगर मान लो फाइनेंस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 1 साल तक कोई नहीं हुआ, तो इनएक्टिव कर देंगे। या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) आर इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, रेमिटेंस, फंड ट्रांसफर इन etc. against the value stored in or such instrument. The payment for the every transaction is made against the value already stored in the PPI. Hence, there is no such facility for paying entire transaction in a month at the end of the particular month. पीपीआई क्या होते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लो आपको वॉलेट में पैसे हो जाते हैं, पेटीएम वगैरह में पहले क्या होता था, वॉलेट में आप पैसे डालोगे, उसको यूज़ करोगे, वही है वो, और कोई अलग चीज़ नहीं है। बस ये टेक्निकल नाम हमें इसको याद करना, प्रीपेड पेमेंट इंटरफेस। तो यूजेस आर द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 में इसका अमेंडमेंट आया था। उसमें दे ऑपरेट पार्टिसिपेट इन ए पेमेंट फॉर system for the issuing PPI to individual organization. A company issue and operate PPI after receiving authorization from the RBI. Example of the PPI is a Paytm, जैसे Paytm है, RBI सी अप्रूव लेके ही चल रहा है ये अपना बैंक। A PPI with no financial transaction for a consecutive period of 1 year shall be made treated inactive after the sending a notice to the PPI holder. अगर 1 साल से कोई मान लो Paytm का यूज़ नहीं कर रहा तो उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। It can be reactivated only after validation and applicable
ड्यू डिलिजेंस मतलब जो इसकी प्रोसीजर है उसके बाद ही चालू होगा ये आपके पर्सपेक्टिव दिया हुआ है क्या क्या आपको पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको होलिस्टिक वे में अपनी प्रिपरेशन करनी है तो इसको पढ़ते रहिए और पता चलेगा क्या क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन डिप्लीशन ऑन अर्थ? Adversely affects human health, increase in the rate of the photosynthesis, negatively impacts aquatic life, creates imbalance in the biochemical cycles। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड एंड थर्ड, बी है सेकेंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ। डी सॉल्यूशन इसका करेक्ट है। reduce ozone layer as a result of the ozone depletion would lead to more exposure to the harmful ultraviolet rays from the sun to the earth surface। first statement correct है। laboratory and epidemiological studies have demonstrated that ultraviolet rays can cause non-melanoma skin cancer and play a major role in the malignant melanoma development। also they are linked to the development of the cataracts, a clouding of the eyes lens। जो लेबोरेटरी की स्टडी है या एपियोडोमोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जो बीमारियों की वहाँ एपियोडोमोलॉजी होता है उस जगह पे वो बीमारी पैदा होती है, उनकी स्टडी में बताया डेमोन्स्ट्रेट किया है अल्ट्रावायलेट रेज क्या कोज कारण होती है नॉन मेलोनिया स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर के लिए कारण होती है जो नॉन मेलोनिया है, प्लोन मेजर रोल दी मलाइंगेट मतलब गंदा करने में डेवलपमेंट वो जो बेकार मेलोनिया डेवलपमेंट है। एंड आल्सो लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द कैटरैक्ट्स, क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस के कैटरैक्ट्स हैं उनको क्लाउडिंग करते हैं, धुंधला कर देते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड ओजोन डिप्लीशन लीड्स टू पेनिट्रेशन ऑफ द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन डिप्लीशन से आ जाती है अंदर। एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज रिड्यूस टू द प्लांट ग्रोथ, पेड़ कम बढ़ेंगे, प्लांट हाइट, ड्राई वेट, लीफ एरिया, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी, फ्लावरिंग है। द ओजोन डिप्लीशन नेगेटिवली इफेक्ट द प्लांट्स। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं प्लैंक्टन्स इन द मैराइन इकोसिस्टम आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सपोजर ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सिंस दीज आर प्लेस्ड हायर इन द एक्वेटिक फूड चेन। क्योंकि सबसे पहला फाइटोप्लैंक्टन्स को छोटी मछली खाती है तो वो खत्म हो गया तो इकोसिस्टम जो मराइन इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ द प्लैंक्टन्स आर डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स इन द लोअर फूड चेन आर आल्सो अफेक्टेड। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। इंक्रीज इन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कुड इफेक्ट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोकेमिकल साइकिल्स। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ेगा तो टेरेस्ट्रियल जो धरती पर रहने वाले पृथ्वी पानी में रहने वाले साइकिल बिगड़ जाएंगे, दस अल्टरिंग बोथ सोर्सेज एंड सिंक्स ऑफ द ग्रीन हाउस एंड केमिकली इम्पोर्टेंट ट्रेस गैसेस। ये हार्मफुल रहेगा सब चीज़ों के लिए। ये पर्सपेक्टिव आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the plasma, which is sometimes referred to as fourth state of the matter, consider the following statement। और फ्रेंड्स आप साथ के साथ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए कि जिसको मान लो ये जो भी डाटा है ना बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन का और पेड कोर्स है, सब बच्चे नहीं खरीद सकते, सबकी हेल्प है उसके। प्लीज़ आप शेयर आप आगे फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे क्या है मुझे भी हेल्प मिलेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा। विद क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द प्लाज्मा विच इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ए फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ द एटम इन विच सम और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स have been stripped away and positively charged ion roam freely। Second है it is the least prevalent state of the matter in the solar system after solids, liquids and gases। Third है the sun is enormous sphere of the burning plasma। Fourth है it is a poor electrical conductor in the sensitive to the magnetic fields। Its application at present are limited only to the space based research। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, सी है सेकंड थर्ड फिफ्थ, डी है सेकंड फोर्थ फिफ्थ। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट वन करेक्ट है। प्लाज्मा विच इज समटाइम्स रेफर टू एज फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट बोलते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है तो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ द एटम्स इन विच सम और ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बीन स्ट्रिप्ड अवे, मतलब जिसमें सब इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रिप्ड अवे छोड़ दिए, खुले छोड़ दिए। एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म फ्री घूमते हैं, रोम फ्रीली। द स्ट्रिपिंग अवे ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट आयोनाइज्ड गैस। मान लो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने पे आयोनाइज्ड गैस बन जाती है विच हैज रेडिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द गैस एंड हैंस कंसीडर्ड एज ए सेपरेट स्टेट ऑफ द मैटर।
थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट इज़ द मोस्ट नॉट द लीस्ट प्रिवेलेंट स्टेट ऑफ द मैटर। मोस्ट ज़्यादा रहती है इन द सोलर सिस्टम अबव द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादा रहती है। थर्ड करेक्ट है, द सन इज एन enormous sphere ऑफ द बर्निंग प्लाज्मा, द कंसनट्रेट 99.85% ऑफ द और सोलर सिस्टम मास, प्लाज्मा ज़्यादा होता है वहाँ पे। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट इज़ एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इट इज़ आल्सो सेंसिटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड्स, being made of the charged particle, plasma are excellent conductor of the electricity, also moving charges from the magnetic fields. Plasmas also can have them, they can also confined in a place using magnetic fields, for example inside a tokamak, magnetic field में भी उत्पन्न हो जाते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अपार्ट फ्रॉम इट्स एप्लीकेशन इन स्पेस बेस्ड रिसर्च इट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन अदर एरिया एज वेल, फॉर एग्जांपल नियॉन साइंस, फ्लोरोसेंट लैम्प्स, प्लाज्मा टीवी, ये यूज़ करते हैं हम, प्लाज्मा यूज होता है। ये पर्सपेक्टिव दो आपको क्या क्या कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, इससे क्या है आपको अटैम्प्ट करने का पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आपको सोचना है टेक्टिकली, क्योंकि सारी स्टेटमेंट बंदे को नहीं पता रहती हैं इतना, इसीलिए तो यूपीएससी को अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। बियॉन्ड आपके थॉट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए उसमें टेक्टिक्स दिए हैं पर्सपेक्टिव में कैसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। स्टेटमेंट का पता भी नहीं है तो फिर भी कैसे आप उस क्वेश्चन को राइट करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, विद रेफरेंस टू द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स which of the following statements is or are correct? First है, it is a part of the consolidated fund of India. Second है, NRI can invest in this fund. The borrowings from the it do not constitute a part of the fiscal deficit. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन सी है, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स इज ए फंड बॉडी which pools money from the various small saving schemes. Money deposited in the national NSSF is utilized by the union and state government to finance their projects and schemes. तो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स क्या है, बॉडी फंड बॉडी है, फंडिंग करते हैं, विच पूल्स मनी, पूल्स मतलब होता है इकट्ठा करना, मनी फ्रॉम द वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स, मनी डिपॉजिट इन द NSSF यूटिलाइज बाय द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट टू फिनांस देयर प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स, while remaining funds are invested in the government security, जी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, बाकी बचा हुआ बाकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स रूल्स 2001 के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नेशनल स्मॉल सेविंग वाज एस्टैब्लिश, NSF वाज एस्टैब्लिश इन 1919। आप याद रख सकते हैं कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तब ये नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड्स बनाया गया विद इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर पूलिंग द मनी फ्रॉम द डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, NRI जो NRI बोलते हैं बाहर देश में रहते हैं इंडियंस हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, आर नॉट एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन दिस फंड, ओनली सिटीजन इंडिया आर अलाउड इन दिस फंड। और ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊँ HCS में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो OCI कार्ड ओवरसीज़ कार्ड होल्डर जो इंडियन रहते हैं वो ज़मीन खरीद सकते हैं, क्या अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, ये लेटेस्ट न्यूज़ का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी UPSC में आएंगे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, द डायरेक्ट लायबिलिटीज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट बट द बोरोइंग्स फ्रॉम द NSSF कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्ट लायबिलिटीज जो क्या हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट बट बोरोइंग्स फ्रॉम द NSSF constitute part of the public account of India. So it does not constitute at the part of the fiscal deficit. The borrowings from the NSSF are considered part of the off budget borrowings. Off budget borrowings मतलब पहले तो जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा एलोकेट हो जाता है उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे मांगते रहते हैं तो उसको ऑफ बजट फाइनेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कैग की रिपोर्ट भी आई थी कि भाई जितना पैसा प्रोजेक्ट के लिए होता है उससे तो ज़्यादा आपका ऑफ बजट फाइनेंसिंग हो जाती है तो आपको तो फिजिकल या गवर्नमेंट के जो फिजिकल डेफिसिट आता घाटा आता उसमें तो काउंट होता नहीं है। इसलिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहिए, सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। टू कंट्रीज़ A एंड B आर दी कोस्टल कंट्रीज़, जैसे दो कंट्री हैं A एंड B जो कोस्टल पे हैं। A शिप रेगुलरली स्टार्ट फ्रॉम द कंट्री A ट्रेवल टू द कंट्री B, वो जो शिप करते हैं पानी से माल ले जाते हैं। द शिप ट्रेवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल ओवर द सी बिटवीन द बोथ कंट्रीज। द प्रेजेंस ऑफ द स्वेज कैनल हैज़ शॉर्टन द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द बोथ कंट्रीज ओवर दिस बाई शिप्स, मतलब स्वेज कैनल से छोटी हो गई है। तो कौन कौन सी कंट्री जो इसमें मैच बताए गए हैं, कौन कौन से हैं वो कंट्री? इराक एंड सऊदी अरबिया,
लेबनान एंड टर्की, स्पेन एंड मोरक्को, डी है इटली एंड इंडिया। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि आपको पता है स्वेज कैनल के थ्रू ही तो अब मान लो एक वो शिप अटक गया था, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन। आप न्यूज़ से कनेक्टेड रहोगे तो आपको सब चीज़ें पता रहती हैं, क्योंकि आजकल क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, उसके स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इराक एंड सऊदी अरबिया बॉर्डर विद द पर्शियन गल्फ, द प्रेजेंस ऑफ द स्वेज कैनल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप, क्योंकि गल्फ कंट्री में हम तो ऐसे ही जा सकते हैं, स्वेज कैनल का कोई रोल नहीं है। और फ्रेंड्स जैसे ये मान लो फर्स्ट सेकंड ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं कि जो ये क्वेश्चन आ सेम हो, बट हमें पता चल जाएगा कि इराक एंड सऊदी अरबिया के ट्रैवल करने में स्वेज कैनल का कोई रोल नहीं है। लेबनान एंड टर्की बॉर्डर्स विद द मेडिटेरियन सी, अभी आपको पता चल गया कि टर्की के जस्ट ऊपर ही तो है मेडिटेरियन सी, ये नीचे टर्की है। तो अब पता चल गया कि लेबनान एंड टर्की में एंड शिप ट्रैवलिंग बिटवीन द वुड नॉट हैव ए ट्रैवल थ्रू द स्वेज कैनल, जाना नहीं पड़ता, क्रॉस नहीं करना पड़ता है। स्पेन एंड मोरक्को बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी एंड सेपरेटेड ओनली बाय द स्टेट ऑफ द जिब्राल्टर। अब देखो जिब्राल्टर का क्वेश्चन आएगा, स्टेट मतलब क्या होता है, जल डमरू मध्य, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि भाई दोनों साइड, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, जल डमरू मध्य स्ट्रेट बोलते हैं। तो जो जिब्राल्टर क्या मेडिटेरियन सी एंड सेपरेटेड बाय द स्पेन एंड मोरक्को के बीच में है जिब्राल्टर स्टेट, सो ए शिप ट्रैवलिंग बिटवीन वुड नॉट ट्रैवल थ्रू द स्वेज कैनल। डी आंसर करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ द स्वेज कैनल हैज शॉर्टन द डिस्टेंस ओवर द सी बाय द शिप एंड इटली एंड इंडिया। ये आपका पर्सपेक्टिव दिया है, इसको पढ़ना जरूर, आपको पता चलेगा कैसे कैसे स्टडी करनी है, क्या क्या कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम क्रैक करना। कंसिडर फॉलोइंग ट्राइबल एंड पीसेट मूवमेंट, जैसे और एचसीएस में ऐसे भी क्वेश्चन आया था संथाल रेबिनियन से। तो फ्रेंड्स ये इंटरलिंक्ड है, और मैं बताता हूँ जितने भी अभी तक, जैसे आप मान लो आगे यूपी पीसीएस आने वाला है या आरएस आने वाला है, क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, इन्हीं से आते हैं। बस आपको ये कि आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, आप कहाँ से पॉइंट निकालते हो। तो मूवमेंट दिए संथाल रिबन, इक्का मूवमेंट, अपराइजिंग ऑफ द कोला ऑफ द छोटा नागपुर एंड रिवोल्ट ऑफ द मोरारीज। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, कौन से कब हुआ था। 3421, बी है 4312, सी है 3241, डी है 23 फर्स्ट फोर्थ। इसका सॉल्यूशन बी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 4312। जैसे द रिवोल्ट ऑफ द मोमारीज बोलते हैं, इन 1769 इट बिकम ए पोटेंट चैलेंज टू अथॉरिटी ऑफ द अहोम किंग्स ऑफ द असम। तो किंग जैसे अहोम किंग्स थे, इसका हमें पता चल गया कि मोमारीज हैं जो उन्होंने 1769 में असम में एजिटेशन किया था। द मोमारीज आर द लो कास्ट पीसेंट, जो नीची जाति के पीसेंट थे, किसान थे, हु फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ द अनिरुद्धा देव जो 1553 से 1624 तक थे। एंड देयर राइज वाज सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर लो कास्ट ग्रुप्स इन द नॉर्थ इंडिया। वही है, इसको मोमारीज बोलते हैं, असम में है, 1769 के आसपास हुआ था ये। कोलाज ऑफ द छोटा नागपुर, द रेबेल फ्रॉम द 1820 to 1837। The indigenous Kol people revolted as a reaction to the unfair treatment brought on by the system of the land tenure and administration introduced by the British in the area. Thousands of them were massacred before the British authority could be reimposed on them. तो बहुत बंदे तो मारे गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ था 1820 में। इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करते थे, कोल जाति के आदमी थे। संथाल रेबेलियन, कंटिन्यूड oppression of the Santhals and agricultural community led to the Santhal rebellion against the Jamindar. The money lenders joined the Jamindar to subject the peasant to oppressive exaction and disposition of the lands. The rebellion turned into the anti-British movement under the Sindhu and Kanhu, two brothers, and Santhal proclaimed an end. और देखो एचसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि संथाल के साथ मुंडा अपराइजिंग का जो बिरसा मुंडा का कनेक्शन दे दिया, तो वो वहीं से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चीज़ों को एक बार ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, तो आपको सब चीज़ें रियलाइज होने लगेंगी। द रेबिलियन, इनमें तो क्या थे, दो नाम थे, सिंधु और कानू, संथाल अपराइजिंग में। एंड टू ब्रदर्स एंड संथाल प्रोक्लेम एंड टू कंपनी रूल, कंपनी रूल को नहीं मानेंगे, और उन्होंने ये 1856 में किया था। तो 1857 से क्रांति के थोड़े दिन पहले की बात है, 1 साल पहले की। और कहाँ पे, भागलपुर एंड राजमहल एरिया में किया था। इक्का मूवमेंट क्या, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1921 peasant discontented resurfaced in the some northern district of the United Province, Hardoi, Bairat, Sitapur, and they issued involved high rents 50% of higher than the recorded rates.
तो ये 1921 में हुआ था इका मूवमेंट। ये क्या था, रीसरफेस इन सम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस, क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे हरदोई, बहरात, सीतापुर एंड द यूपी के जो एरिया है इनमें हुआ था ये। हाई रेंट्स थी, 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेट्स मांगते थे। ऑपरेशन ऑफ द तिकदार इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, तो इसमें पता चला है तिकदार बोलते थे रेवेन्यू कलेक्शन को। प्रैक्टिस ऑफ द शेयर रेंट्स, उसके लिए पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये आप देखते रहिए। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions and please share my video among your friends. और फ्रेंड्स सबको हेल्प मिलेगी अगर आप ऐसे करोगे तो, और आपका भी नॉलेज इम्प्रूव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।